वेलकम टू एजुक्लिक योर ऑनलाइन स्टडी पार्टनर। गुड मॉर्निंग दोस्तों, आपका बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल एजुक्लिक में। जैसा कि आपको बताया गया था कि शुक्रवार को आपका टेस्ट होगा, तो आपको जो अब तक समासों के अंतर्गत जो कराए गए हैं केवल दो ही भेद कराए गए हैं, अव्ययीभाव समास और कर्मधारय समास। तो अव्ययीभाव समास जो करा गया था वो 6 अर्थों में करा गया था आपके सिलेबस के अनुसार, और कर्मधारय समास के केवल दो ही भेद कराए हैं आपके लिए, केवल विशेषण विशेष्य बहुवचन कर्मधारय और उपमान व उपमेय कर्मधारय। तो आपको मुझे लगता है कि आप तैयारी करके आए होंगे। तो आगे देखते हैं क्वेश्चन जिस प्रकार आपको परीक्षा में आते हैं। आपकी परीक्षा में केवल जो आते हैं 3 अंक के आते हैं, या तो आता है समस्त पद, उसका आपको विग्रह करना होता है और विग्रह करके समास का नाम लिखना होता है, और यह आता है विग्रह, उसका समस्त पद बनाना होता है और समास का नाम लिखना होता है। आइए देखते हैं। देखिए परीक्षा में जो आपके लिए प्रश्न जो आता है समास से संबंधित वो इस प्रकार आता है, और प्रश्न संख्या जो आती है पेपर में वो प्रश्न संख्या 14 के रूप में आती है कि अधोलिखित रेखांकित पदेषु समस्त पदानाम विग्रहम अथवा विग्रह पदानाम समासम कृत्वा समासस्य नामपि लिखतु। देखिए अधोलिखित रेखांकित पदों में समस्त पदों का विग्रह अथवा विग्रह पदों का समास कर समास से समास का नाम पे नाम भी लिखो। अतः इस प्रकार आपके लिए क्वेश्चन आएगा, और यह आपको ध्यान रखना केवल 3 ही क्वेश्चन आपके लिए आते हैं। या तो विग्रह यदि दिया हुआ है तो उसका आपको समस्त पद बनाना है और समास का नाम लिखना है। और ये आपको ध्यान रखने योग्य बात यह है कि आपके जो सिलेबस में केवल 3 ही समास हैं, अव्ययीभाव, कर्मधारय और द्वंद्व। अब देखिए क्वेश्चन जो आता है, जैसे पहला जो क्वेश्चन है गोविंद है यथाशक्ति दानम ददाति। इस वाक्य से आपको केवल अर्थ से कोई मतलब नहीं है, केवल आपको तो रेखांकित पद देखना है। रेखांकित पद क्या है? यथाशक्ति। क्या है? यथाशक्ति। अब देखिए यथाशक्ति समस्त पद है, अथा समास है, इसका हमें क्या करना है? विग्रह करना है। क्या करना है? और विग्रह करके और समास का नाम लिखना है। अब देखिए यथाशक्ति जो पद है, यथाशक्ति जो पद है समस्त पद है, इसका हमें क्या करना है? विग्रह करना है और समास का नाम लिखना है। अब देखिए यथाशक्ति में पूर्व पद जो है यथा अव्यय है, और शक्ति जो है ये संज्ञा शब्द है। अब देखिए यदि आपको पता है कि यथा अव्यय का प्रयोग अनतिक्रम अर्थ में किया जाता है, किस अर्थ में किया जाता है? अनतिक्रम अर्थ में किया जाता है। और इस यथा अव्यय से युक्त जिन पदों का हम विग्रह करते हैं तो उत्तर पद में द्वितीय विभक्ति एक वचन का प्रयोग किया जाता है और बाद में अनतिक्रम पद लिख दिया जाता है। तो देखिए यथा एक अव्यय है, तो इसका हम विग्रह जब करेंगे तो द्वितीय पद में अर्थात उत्तर पद में द्वितीय विभक्ति एक वचन लगाएंगे। और ध्यान रखना अव्ययीभाव समास का जितने भी आपके 6 अर्थ जो हैं उनमें सबसे महत्वपूर्ण जो उदाहरण है, सबसे इंपॉर्टेंट जो उदाहरण है वो है यथाशक्ति। तो इसका जो विग्रह होगा, उत्तर पद ये है शक्ति, तो इसमें द्वितीय विभक्ति एक वचन लगानी है और बाद में कौन सा पद लिख देना है जिस अर्थ में प्रयोग किया जाता है? अनतिक्रम। अनतिक्रम। और सक्टेम अनतिक्रम समास का नाम हुआ अव्ययी भाव। आगे अगला जो है घनश्याम है नित्यम विद्यालयम गच्छति। घनश्याम नित्य प्रतिदिन रोजाना विद्यालय जाता है। अब देखिए घनश्याम है, तो इसमें आपको यह देखना है घनश्याम है जो पद है समस्त पद है, ये तो निश्चित है कि ये घन जो पद है ये अव्यय तो है नहीं, ये अव्यय तो है नहीं। तो ये आपको समझ में आ जाना चाहिए कि इसमें अव्ययीभाव समास तो है नहीं। अब देखो दोनों जो पद है वो अपना अपना महत्व रखते नहीं है, क्योंकि घन श्याम है, इसमें जो पद है पूर्व पद क्या है?
पूर्व पद जो है उपमान है और उत्तर पद उपमेय है, अर्थात इसका जो विग्रह किया जाएगा घन घनः एव श्यामः, घनः एव श्यामः इति, घनः एव श्यामः इति। अब देखिए ये घन क्या है, उपमान है, क्या है, उपमान है, और श्याम क्या है, उपमेय है। उपमान जिससे उपमा की जावे, उपमेय जिसकी उपमा की जावे। तो और ध्यान रखना, उपमान और उपमेय कर्मधारय समास में विग्रह करते समय उपमावाचक शब्द इप का प्रयोग किया जाता है। तो इसमें समास कौन सा हुआ, कर्मधारय, कर्मधारय। अब देखिए अगला उदाहरण है एहेम पीतांबरम धारयामी। इसमें जो रेखांकित पद है, मैं पीतांबर धारण करता हूं, एहेम पीतांबरम धारयामी। अब देखिए पीतांबरम जो पद है, पीतांबरम, इसका आपको विग्रह करना। पीतांबरम जो पद है इसमें दो पद हैं, ये तो है पूर्व पद और ये है उत्तर पद। ये उत्तर पद है और पीतम पूर्व पद है। अब देखिए अंबरम, बता अंबर कैसा है, आकाश कैसा है, पीतम पीला है। तो अंबर पद की विशेषता कौन सा पद बता रहा है, पीत शब्द बता रहा है। तो अंबर क्या है, यहाँ विशेष है, क्या है, विशेष है, और पीतम क्या है, विशेषण है। अर्थात विशेष की क्या बता रहा है, यहाँ विशेषता बता रहा है। क्या बता रहा है, विशेषता बता रहा है। तो इसका जब हम विग्रह करेंगे तो विग्रह होगा पीतमो अंबरमो, पीतमो अंबरमो इति। इस प्रकार भी इसका समास विग्रह किया जा सकता है। और एक वो प्रकार और तरीका आपके लिए बताया गया था कि पीतम चे तद अंबरम इति, इस प्रकार भी इसका विग्रह किया जा सकता है। और इसमें समास जो होगा, पूर्व पद इसमें विशेषण है और उत्तर पद विशेष है। तो इसमें समास कौन सा हुआ, कर्मधारय समास। कौन सा समास होगा, कर्मधारय समास हो। अब देखिए अगला जो है मूर्खः प्रतिकूलम आचरन्ति। मूर्ख प्रतिकूल आचरण करते हैं, मूर्खः प्रतिकूलम आचरन्ति। अब देखिए प्रति अव्यय है और उसमें कूलम क्या है, संज्ञा शब्द है। तो देखिए आपको समास कराते समय प्रति अव्यय का प्रयोग किस अर्थ में किया जाता है, बीप्सा अर्थ में किया जाता है। बीप्सा का अर्थ होता है दो बार। क्या होता है, दो बार। अर्थात इस प्रति अव्यय युक्त समस्त पदों का जब हम विग्रह करते हैं तो उत्तर पद को केवल दो बार लिखा जाता है और बाद में प्रति शब्द लिख दिया जाता है। अब देखिए प्रति क्या है, एक अव्यय है। देखिए प्रति क्या है, एक अव्यय है, और कूलम क्या है, एक संज्ञा शब्द है। तो इसका जब हम विग्रह करेंगे, क्या करेंगे, विग्रह करेंगे तो उत्तर पद जो है कूलम, इसको दो बार लिखा जाएगा विग्रह करते समय। कूलम कूलम प्रति, क्योंकि प्रति अव्यय का प्रयोग किस अर्थ में किया जाता है, बीप्सा अर्थ में किया जाता है। किस अर्थ में किया जाता है, बीप्सा अर्थ में किया जाता है। बीप्सा का जो अर्थ होता है वो होता है दो बार। क्या होता है, दो बार होता है। तो बीप्सा अर्थ युक्त समस्त पदों का जब हम विग्रह करते हैं तो उत्तर पद को केवल दो बार लिखा जाता है, और दो बार लिखा जाता है उसमें द्वितीय विभक्ति अथवा सप्तमी विभक्ति एकवचन का प्रयोग कर उसको दो बार लिखा जाता है, और बाद में प्रति शब्द को ज्यों का त्यों लिख दिया जाता है। अब देखिए इसमें समास, अव्ययीभाव समास। अव्ययीभाव समास की पहचान ये है कि उसमें क्या आएगा, ये अव्यय आएंगे अथवा उपसर्ग आएंगे जो आपके सिलेबस में है। अगला इदम स्थानम निर्जलम अस्ति, यह स्थान जल रहित है।
अब देखिए निर्जलम, निर्जलम, यदि इसमें निर्ज क्या है, उपसर्ग है अथवा अव्यय है, निर्जलम, निर्जलम। अब देखिए निर्ज क्या है, अव्यय है अर्थात उपसर्ग है, ये इसमें क्या है, पूर्व पद है, क्या है, पूर्व पद है, और जलम उत्तर पद है। अब यदि आपको पता है कि निर उपसर्ग का प्रयोग किस अर्थ में किया जाता है, निर उपसर्ग का प्रयोग जल्दी से जल्दी आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताएं कि निर उपसर्ग का प्रयोग किस अर्थ में किया जाता है। देखिए निर उपसर्ग का प्रयोग अभाव अर्थ में किया जाता है, और ऐसे सामासिक पदों का जब हम विग्रह करते हैं, क्या करते हैं, विग्रह करते हैं, तो उत्तर पद में, कौन से पद में, उत्तर पद में षष्ठी विभक्ति एक वचन अथवा बहुवचन का प्रयोग करते हैं, एक वचन अथवा बहुवचन का प्रयोग करते हैं, और बाद में अभावः पद लिख दिया जाता है, क्योंकि निर अव्यय का प्रयोग अभाव अर्थ में किया जाता है। अब देखिए जलम का षष्ठी विभक्ति एक वचन होगा जलस्य, और बाद में अभावः पद लिख दिया जाएगा, और समास होगा इसमें अव्यये भावः। अब देखिए ये आपको ध्यान रखने योग्य बात है कि इसमें निर्जलम, और ये आपको ध्यान रखना है कि इसका जो पद होगा, समस्त पद होगा नपुंसक लिंग एक वचन में ही होगा। अब देखिए अगला जो है अयम महान पुरुषः वर्तते, यह है महान पुरुष है। अब देखिए इसमें क्या देख रखा है, आपको विग्रह दे रखा है, क्या दे रखा है, विग्रह दे रखा है, महान पुरुष है, क्या दे रखा है, महान पुरुष है। अब देखिए ये विग्रह दे रखा है, ये है पूर्व पद है, और ये उत्तर पद है, उत्तर पद है। अब देखिए महान पुरुष कैसा है, महान है। अब देखिए पुरुष, अब देखिए अगला जो वाक्य है, सेंटेंस है, अयम महान पुरुष है वर्तते, कौन सा, अयम महान पुरुष हो वर्तते। तो इसमें आपके लिए क्या दे रखा है, विग्रह दे रखा है, तो इसका आपको क्या करना है, समस्त पद बनाना है, क्या बनाना है, समस्त पद बनाना है। महान पुरुष है, महान क्या है, पूर्व पद है, पीपी का मतलब पूर्व पद, और यूपी का उत्तर पद। अब देखिए ये विग्रह पद है, इसका आपको समस्त पद बनाना है। तो यहां पुरुष है पद की विशेषता कौन सा पद बता रहा है, महान, अर्थात पुरुष कैसा है, महान है। तो यहां पुरुष क्या हुआ, विशेष, क्या हुआ, विशेष, और महान क्या हुआ, विशेषण, क्या हुआ, विशेषण। अब देखिए पूर्व पद विशेषण है और उत्तर पद विशेष है, तो इसका जो हम समस्त पद बनाएंगे तो इसमें जो विभक्ति लगी हुई है उसका क्या कर दिया जाएगा, लोप कर दिया जाएगा। और आपको यह ध्यान रखना है कि इसमें पूर्व पद और उत्तर पद दोनों में समान विभक्ति होती है। कर्मधारय समास में पूर्व पद और उत्तर पद दोनों में समान विभक्ति होती है। तो इसका जो समस्त पद बनेगा क्या बनेगा, महापुरुष है। और समस्त पद के लिंग का निर्धारण किसके अनुसार किया जाता है, विशेष के अनुसार किया जाता है। अब देखिए विशेष जो है पुल्लिंग में है, तो समस्त पद जो बनेगा किस लिंग में बनेगा, पुल्लिंग में ही निर्मित होगा। और यदि समस्त पद, यदि विशेष नपुंसक लिंग में है तो समस्त पद भी नपुंसक लिंग में ही निर्मित होगा। अब देखिए महापुरुष है तो समास कौन सा हुआ इसमें, कर्मधारय। वहां परीक्षा में वहां केवल इनके भेद से आपको कोई मतलब नहीं है, केवल समास का नाम होना चाहिए, चाहे वो विशेषण विशेष कर्मधारय हो, चाहे उपमान उपमेय कर्मधारय हो, या उपमानोत्तर पद कर्मधारय हो, या अवधारणा पूर्व पद कर्मधारय हो। केवल आपको तो समास का नाम ही लिखना है कि इसमें समास कर्मधारय है। अब देखिए अगला उदाहरण देखते हैं। प्रताप है धीर नायक आसीत, प्रताप धीर नायक था, धीर नायक था। अब देखिए इस समस्त पद में, इस समस्त पद में क्या है, ये समस्त पद है, इसका
आपको क्या करना है, विग्रह करना है। तो कमेंट बॉक्स में जल्दी से आप इस धीर नायक पद का विग्रह कीजिए और समास का नाम लिखिए। अब देखिए अगला जो है प्रताप है, धीर नायक है आसित। तो धीर नायक पद का आपको कमेंट बॉक्स में विग्रह करना है और समास का नाम लिखना है। जब तक मैं इधर जो ये स्थान नहीं है इनको मिटा देता हूं। देखिए अगला जो है प्रताप है, धीर नायक है आसित। तो कमेंट बॉक्स में आपने कमेंट कर दिया होगा इसका आंसर, इसका विग्रह। अब देखिए इधर देखते हैं, धीर नायक हो। अब देखिए धीर नायक है, ये पूर्व पद है और ये उत्तर पद है। अब देखिए नायक पद की यहां विशेषता कौन सा पद बता रहा है, धीर। अतः कैसा नायक था, धैर्यशाली था, धैर्यवान था। अतः नायक क्या है, यहां विशेष है। क्या है, विशेष है। और धीर क्या है, विशेषण है। क्या है, विशेषण है। तो जब हम इसका विग्रह करेंगे तब ये तो आपको निश्चित होगा कि पूर्व पद विशेषण है और उत्तर पद विशेष है। तो इसमें कौन सा समास होगा, कर्मधारय समास होगा। अब देखिए इसका विग्रह करेंगे और विग्रह जो किया जाएगा, अब देखिए ये जो समस्त पद है पुल्लिंग का है, तो पुल्लिंग में इसका क्या किया जाएगा, विग्रह किया जाएगा। धीर है, नायक है इति। और इस प्रकार भी कर सकते हैं, एक और प्रकार बताया था आपके लिए, धीर है चे असौ नायक है इति। इस प्रकार भी हम इसका विग्रह कर सकते हैं। अब देखिए इसमें समास जो होगा कौन सा होगा, कर्मधारय समास होगा, क्योंकि इसमें पूर्व पद विशेषण है और उत्तर पद विशेष है। तो ये आपको समझ में आए होंगे। और इसके बाद अगला जो उदाहरण है वो है, नील कमलम बिना सरे न शोभते। नील कमल के बिना सरोवर शोभा नहीं पाता है। नील कमलम ये इसमें रेखांकित पद है, नील कमलम ये समस्त पद है। इसका आपको विग्रह करना है। क्या करना है, विग्रह करना है। अब देखिए इसमें भी दो पद हैं। अतः कमल पद की विशेषता कौन सा पद बता रहा है, कमल कैसा है, नीला है। कमलम मन कमल, नीलम माने नीला। तो यहां कमल पद की विशेषता कौन सा पद बता रहा है, नील बता रहा है। तो ये क्या हुआ, इस विशेषण क्या हुआ, विशेषण। और कमलम क्या है, विशेष है। क्या है, विशेष है। अब इसका हम जब विग्रह करेंगे तो ये आपको ध्यान रखना है, ये समस्त पद जो है नपुंसक लिंग में है। कौन सी लिंग में, नपुंसक लिंग में है। तो इसका विग्रह जो विशेष है, विशेष है कौन सी लिंग में, विशेष नपुंसक लिंग में। तो विग्रह भी किसके अनुसार किया जाता है, विशेष के अनुसार किया जाता है, विशेष के लिंग के अनुसार किया जाता है। तो इसका जो विग्रह होगा, नीलम कमलम इति। इस प्रकार भी आप विग्रह कर सकते हो। और नीलम चे तद कमलम इति, इस प्रकार भी विग्रह कर सकते हो। दोनों प्रकारों में से जो आपको अच्छा लगे उसी तरीके को आप अपना सकते हो। और इसमें जो समास जो होगा वो होगा कर्मधारय समास, कर्मधारय समास। अब देखिए अगला जो है, से प्रतिदिनम देवालयम गच्छति। से प्रतिदिनम देवालयम गच्छति, इसमें जो इस वाक्य में जो रेखांकित पद है वो है प्रतिदिनम। क्या है, प्रतिदिनम। अब देखिए प्रति अव्यय है, पूर्व पद क्या है, प्रति अव्यय है, प्रतिदिनम। पूर्व पद क्या है, प्रति अव्यय है और उत्तर पद दिनम है। तो जब आपको पता है कि प्रति अव्यय का प्रयोग वीप्सा अर्थ में किया जाता है, तो वीप्सा का अर्थ क्या होता है, दो बार। क्या होता है, दो बार। तो उत्तर पद को, उत्तर पद में या तो द्वितीय विभक्ति लगाएंगे, द्वितीय विभक्ति एक वचन, अथवा सप्तमी विभक्ति एक वचन का प्रयोग करते हैं। तो उत्तर पद को केवल दो बार लिखा जाएगा, दिनम
दिनम प्रति। कौन सा समास होगा इसमें? अव्ययी भाव हो, अव्ययी भाव हो। अब इससे जो अगला है मो अने है कृष्णाम अनुरूपम अस्ति। मोहन कृष्ण के अनुरूप है। अब देखिए अनुरूपम, अनुरूपम इसमें जो विग्रह करना है आपको अनुरूपम पद का करना है। किसका करना है? अनुरूपम का। अब देखिए इसमें पूर्व पद क्या है? उपसर्ग है, अनु उपसर्ग है अर्थात अव्यय है, और उत्तर पद क्या है? रूपम, रूपम। अब आपको तो यह ध्यान रखना है कि यदि पूर्व पद अव्यय हो, अव्यय अनु अव्यय है, तो अनु अव्यय का जो प्रयोग किया जाता है वो योग्यता अर्थ में किया जाता है। अर्थात अनु अव्यय युक्त समस्त पदों का जब हम विग्रह करते हैं तो उत्तर पद में षष्ठी विभक्ति एक वचन का प्रयोग करते हैं और बाद में योगम पद लिख दिया जाता है। अब देखिए रूप का षष्ठी विभक्ति एक वचन होगा रूपस्य। क्या होगा? रूपस्य। उसके बाद में आपको जो पद लिखना है वो होगा योग्यम। क्या होगा? योग्यम। अब देखिए इसमें जो समास है वो कौन सा है? अव्ययीभाव समास, क्योंकि पूर्व पद क्या है? पूर्व पद एक उपसर्ग है और ये समस्त पद जो है ये भी एक क्या है? एक अव्यय है, अतः ये कौन से लिंग में? नपुंसक लिंग में है। और आपको तो यह ध्यान रखना है कि इस समास में पूर्व पद कोई अव्यय अथवा उपसर्ग होता है और उत्तर पद कोई संज्ञा शब्द होता है। तो इसमें समास जो होगा वो होगा अव्ययीभाव समास। इससे अगला जो है अहो इदम तु विशाल भवनम विद्यते। अरे यह तो विशाल भवन है, अरे यह तो विशाल भवनम विद्यते। अब देखिए विशाल भवनम आपको इसका क्या करना है? विग्रह करना है। समस्त पद क्या है? विशालम, विशाल भवनम। क्या है? विशाल भवनम ये पद है। अब देखिए भवन पद की विशेषता कौन सा पद बता रहा है? भवन कैसा है? विशाल है, बहुत विशाल है, बहुत बड़ा है। तो भवन क्या हुआ? यहां विशेष हुआ। क्या हुआ? विशेष हुआ। और विशाल क्या है? यहां विशेषण। क्या हुआ? विशेषण हुआ। अब देखिए पूर्व पद विशेषण और उत्तर पद विशेष। जब हम इसका विग्रह करेंगे, अब देखिए विशेष कौन सी लिंग में? नपुंसक लिंग में है। कौन सी लिंग में? नपुंसक लिंग में है। तो इसका विग्रह करते हैं विशालम भवनम, विशालम भवनम इति, विशालम भवनम इति। इस प्रकार भी हम इसका विग्रह कर सकते हैं। और दूसरा जो तरीका बताया था विशालम चे तद भवनम इति, इस प्रकार भी इसका विग्रह कर सकते हैं। तो इसमें समास कौन सा हुआ? कर्मधारय समास। कौन सा हुआ? कर्मधारय समास। अब देखिए अगला जो है दिनम दिनम प्रति योगा अभ्यास कर्तव्य है। प्रतिदिन योगा अभ्यास अथवा योग का अभ्यास करना चाहिए। प्रतिदिन योग का अभ्यास करना चाहिए। और ये आपको ऊपर प्रतिदिनम कई बार बता दिया गया। तो ये क्या है? विग्रह पद है, विग्रह पद है। और देखिए उत्तर पद जो है इसमें दो बार लिखा हुआ है दिनम दिनम प्रति। अब देखिए यदि आपको पता है कि प्रति अव्यय का प्रयोग किस अर्थ में किया जाता है? विप्सा अर्थ में किया जाता है। तो ऐसे समस्त पद बनाते समय जो अव्यय है उसको पहले लिखा जाएगा प्रति, और उत्तर पद को एक बार लिखा जाएगा। तो समस्त पद जो बनेगा क्या बनेगा? प्रतिदिनम। और इसमें समास कौन सा हुआ? अव्ययीभाव समास। इस प्रकार ये आपका टेस्ट यहां तक समाप्त होता है। मुझे लगता है कि ये उदाहरण आपके लिए अर्थात ये जो टेस्ट है आपके भली प्रकार से समझ में आया होगा कि इससे इस टेस्ट से आपको पता लग गया होगा कि आपके कितने आंसर सही हैं अथवा गलत हैं। यदि आपके 10 से कम सही हैं तो ये समझिए और आपको अधिक तैयारी की आवश्यकता है। हमारे इस वीडियो को लाइक व शेयर करें तथा चैनल को सब्सक्राइब करें। अच्छा तो मिलते हैं सोमवार की अगली क्लास में।